गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का सेकंड पार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरीके से जो है अली को काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, और उन्हीं लड़ाइयों में से एक लड़ाई उन्होंने मुवैया के साथ भी की थी जो कि सीरिया के गवर्नर थे, और उनको वो कम्प्लीटली क्रश नहीं कर पाया था। फिर जब अली का मर्डर हो गया था उसके बाद मुवैया ने जो है अपने आप को नेक्स्ट कैलिफ के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया और एक नई डिनेस्टी स्टार्ट करी जिसको हम उमायद डिनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो आपका सेकंड पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है। इसका टाइटल है द उमायद्स एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी का मतलब है कि जो आपकी राजनीति की सारी शक्तियां हैं एक ही इंसान के हाथों में केंद्रित हो जाएं। इसमें बताया गया है कि जो मदीना बेस्ड कैलिफेट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि काफ़ी सारे वॉर्स हुए थे और इस्लामिक एम्पायर जो है काफ़ी एक्सपेंड हो गया था। और जो मदीना बेस्ड जो कैलिफेट थी उसको रिप्लेस कर दिया था एक ऐसी पॉलिटी ने जो एक बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेरियन थी, मतलब पावर्स जो हैं सेंट्रलाइज्ड थी उसमें। जो उमायद रूलर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से इनकी जो पोजीशन है उम्मा के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी। किसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो गई थी? उमायद रूलर्स की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जो फर्स्ट कैलिफ थे उमायद डिनेस्टी के जिनका नाम मुवैया था, उन्होंने अपनी कैपिटल को यहाँ से मूव करके दमस्कस ले गए थे और उन्होंने काफ़ी सारी जो है सेरेमनीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो बाइजेंटाइन एम्पायर से कॉपी किए थे। बाइजेंटाइन एम्पायर रोमन एम्पायर का ही एक नाम है, तो उन्होंने रोमन एम्परर्स की जो कोर्ट की जो सेरेमनीज़ होती थी कि जब राजा कोर्ट में आता है तो किस तरीके से उसका वेलकम होता है, कैसे सिंहासन पे बैठता है, कौन से स्टाइल में बैठता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा जैसे गवर्नर को अपॉइंट करना, कैसे वो जजेस वगैरह को अपॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है अब उमायद डिनेस्टी में स्टार्ट हुआ था कि इन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर को की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कॉपी की थी, उसको फॉलो किया था। मुवैया ने ही जो है हेरिडिटरी सक्सेशन भी इंट्रोड्यूस किया था। हेरिडिटरी सक्सेशन का मतलब होता है कि एक रूलर की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट रूलर जो है उन्हीं का बेटा बनेगा। इससे पहले उम्मा जो है पूरी सहमति के साथ जो है नेक्स्ट रूलर को अपॉइंट करती थी। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जो उम्मा के जो लीडर थे उनको कन्विंस कर लिया मुवैया ने, और उन्होंने जो है मुवैया के बेटे को नेक्स्ट रूलर के रूप में, उनके सक्सेसर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरीके से जो है यही वाले सिस्टम आगे जो भी कैलिफ आए उन्होंने फॉलो किया, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसी को फॉलो किया। एक अपने जो सक्सेशन का था हेरिडिटरी उसको फॉलो किया, और इस तरीके से वो जो है इसी वजह से लगभग 90 साल तक जो है उमायद रूलर्स रूल कर पाए। और उसके बाद अब्बासिड्स आए, अब्बासिड्स ने भी लगभग 200 साल तक रूल किया क्योंकि पावर्स जो है उन्होंने सेंट्रलाइज कर ली थी ताकि कोई उनकी अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सके। जो उमायद स्टेट था उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली इस्लाम के ऊपर बेस्ड था। इसका आधार था स्टेट क्राफ्ट, मतलब कूटनीति, राजनीति, और जो सीरियन ट्रूप्स थे उनकी वफादारी। स्टेट क्राफ्ट में आता है कि आप राजा जो है ऐसी पॉलिसी बनाएगा, ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे कि जो है उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो और उसका जो किंगडम है वो प्रॉस्परस बने। तो इस तरीके से ये रूलर्स जो हैं ऐसे इन्होंने स्टेप्स लिए थे ताकि जनता भी खुश रहे और किंगडम भी प्रॉस्परस हो। ब्लाइंडली एक बेस्ड ऑन कुरान जो है ये सारा सिस्टम फॉलो नहीं करते थे। इनके एम्पायर के अंदर जो उमायद्स थे इनके रूल में जो है क्रिश्चियंस को भी पोस्ट दी गई थी अच्छी खासी, उनको एज एडवाइज़र भी अपॉइंट किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जो जोरास्ट्रियंस थे, जो पारसी थे, उनको भी इन्होंने काफ़ी सारी पोस्ट दी थी, ऑफिसर्स की, क्लर्क्स की और काफ़ी सारी और भी। लेकिन इस्लाम को ऐसा नहीं कि इन्होंने कम्प्लीटली जो है अवॉइड किया। इनको जब भी अपने आप को लेजिटिमेसी दिखानी होती थी वो इस्लाम से ही अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करके दिखाते थे कि वी आर इस्लामिक रूलर्स। उमायद्स जो थे वो बहुत ही समझदार थे
और हमेशा जब भी कभी भी यूनिटी की बात आती थी और किसी भी विद्रोह को उन्हें दबाना होता था, कहीं पे किसी ने रिवोल्ट कर दिया, तो तब वो इस्लाम का ही नाम लेते थे और अपने सोल्जर्स को तैयार करते थे कि इस्लाम के नाम पे हमने इस्लामिक एम्पायर को बचाना है, चलो लड़ते हैं। और इन्होंने जो उमायद से इन्होंने अपनी जो अरब सोशल आइडेंटिटी थी उसको भी रिटेन करके रखा, उसको भी कम्प्लीटली गुम नहीं होने दिया कि आपने जो है बाइजेंटाइन एम्पायर को कॉपी कर लिया और आप अपनी अरब आइडेंटिटी भूल ही गए, ऐसा नहीं था। इसमें बताया है कि ड्यूरिंग द रीन ऑफ अब्दुल मलिक जो है एक रूलर थे जिन्होंने 685 से लेकर 705 तक रूल किया था, और उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने भी ऐसा ही सिस्टम अपनाया था कि जो अरब और इस्लामिक आइडेंटिटीज़ थी उन्होंने उनको काफ़ी एम्फेसाइज़ किया, मतलब काफ़ी अपना कनेक्शन उनके साथ दिखाया और ऐसे स्टेप्स भी लिए कि जो उनकी जो आइडेंटिटी थी, उनकी जो एसोसिएशन थी वो बिल्कुल हमेशा हरी भरी रहे और लोगों की यादों में रहे। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी अब्दुल मलिक का। वैसे तो क्लियरली अब इतने पुराने ज़मानों में कोई पेंटिंग्स नहीं होती थी, पर ये एक गोल्ड कॉइन है जिस पे ये माना जाता है कि अब्दुल मलिक ने जो है इसको इशू किया था, और ये जो फ़ोटो है अब्दुल मलिक की ही है इस पे, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब्दुल मलिक ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि उनकी जो इस्लामिक और अरब आइडेंटिटी थी वो स्ट्रॉन्ग हुई। सबसे पहले तो उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज अपनाया। दूसरा था जो इस्लामिक कॉइनेज सिस्टम था उसको भी उन्होंने फॉलो किया। जो गोल्ड दिनार था और जो सिल्वर दिरहम था ये कॉपी थी पहले बाइजेंटाइन और ईरानियन कॉइन्स की ही, जो जिनको दिनेरियस और द्राकम बोलते थे, तो उन्हीं को कॉपी करके ये इस्लामिक एम्पायर में फॉलो किया जा रहा था। लेकिन अब अब्दुल मलिक ने जो है नए कॉइन्स इशू किए जिसमें ये इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए। सब जो पहले जो इस्लामिक एम्पायर में जो कॉइन चालू थे जो कि कॉपी थे बाइजेंटाइन एम्पायर की, तो उन पे सिंबल ऑफ क्रॉस बना होता था, क्योंकि जो बाइजेंटाइन रूलर्स थे वो क्रिश्चियंस थे, पॉपुलेशन भी क्रिश्चियंस थी, तो अपने कॉइन्स पे वो क्रॉस के निशान बनाते थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि इन्होंने कुछ उनके सिस्टम्स को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था, तो कॉइन्स भी वो जो है एज इट इज़ जो है करेंसी के रूप में चल रहे थे जिन पे क्रॉस के साइन बने हुए थे। फायर ऑल्टर्स भी बने हुए थे, ये ससानियन एम्पायर के थे, क्योंकि वहाँ पे जो रस्तरियंस होते थे तो वो फायर को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो उनके कॉइन्स पे फायर ऑल्टर बने होते हैं जहाँ पे जैसे आग जलाते हैं हवन टाइप के निशान बने हुए थे। तो इसको भी इन्होंने जो है कॉइन से हटा दिया, अब्दुल मलिक ने ये स्टेप्स लिए। उन कॉइन्स के ऊपर जो है ग्रीक और पहलावी लैंग्वेज में के इंस्क्रिप्शंस टाइप भी लिखे होते थे, वो भी रिमूव कर दिए गए और कम्प्लीटली एक नए टाइप का कॉइन जो इन्होंने इशू किया, जो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब्दुल मलिक ने जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया अरब इस्लामिक आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने में, जब उन्होंने डोम ऑफ द रॉक जेरूसलम में बनवाई। अब मैं आपको डोम ऑफ द रॉक की फ़ोटो दिखाती हूँ। दिस इज़ डोम ऑफ रॉक। इसका जो अपर पोर्शन है ये सोने का है। जब इसको बनाया गया था तब ये सोने का नहीं था, पर 19th-20th सेंचुरी में जो है इसको चेंज कर दिया गया। जैसे अपने गोल्डन टेम्पल के सोने की लेयर लगी है, तो इसको भी जो है ये डोम के ऊपर ये गोल्डन प्लेट जो है लगा रखी है। इसमें आपकी बुक में जो है वो कुछ दे रखे हैं अब्दुल मलिक वाले कॉइन्स के साथ, जो पहले के कॉइन्स है वो कंपेयर करके दिखा रखे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें दिखा रखा सबसे पहले एक कॉइन जो पहला वाला कॉइन है जिसके ऊपर ये 3-4 बंदे खड़े हुए हैं, ये बाइजेंटाइन गोल्ड सॉलिडस है। इसमें इसने दिखा रखा है कि जो एम्परर था और उसके 2 बेटे थे, जैसे इस टाइप के उनके कॉइन्स होते थे। दूसरी साइड क्या पता क्रॉस का साइन और इस तरीके से वहाँ पे प्रेवलेंट थे सोसाइटी के अंदर। फिर इन्होंने भी इसको कॉपी करते हुए सबसे पहला एक कॉइन ये बना अब्दुल मलिक ने, जिस पे अब्दुल मलिक की
फ़ोटो है और ये साथ में कुछ लिखा है, उनका नाम है, ये जो कॉइन के ऊपर लिखा है, जो मिडल वाले कॉइन पे है। फिर धीरे धीरे और भी इसके अंदर चेंजेस आए, और क्योंकि इस्लाम के अंदर ये मनाही है कि आप ह्यूमंस की और एनिमल्स की वो यूज़ नहीं कर सकते पिक्चर्स, तो फिर आगे और भी चेंजेस होके इसके अंदर इन्होंने ला के ऐसे कॉइन जो है, ये जो 3rd नंबर पे कॉइन दे रखा है, ऐसे कॉइन्स इनके किंगडम में जो है बनने स्टार्ट हो गए थे, जिसके ऊपर कलिमा लिखा होता था। कलिमा होती है एक प्रेयर, इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से, जैसे जो नमाज पढ़ते हैं उसमें ये कलिमा पढ़ते हैं, कोई एक डिवाइन सेंटेंस होता है, तो इस पे ये लिखा हुआ है। अब आगे पेज नंबर 85 पे है द अब्बासिड रेवोल्यूशन। इसमें बताया गया है कि जैसे जब उमायद जो रूलर्स थे उन्होंने सेंट्रलाइजेशन करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, तो उसकी वजह से जो है कई सेक्शंस में जो है एम्पायर के कुछ हिस्सों में काफ़ी लोगों ने विरोध किया और वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो उस वजह से जो है जो उमायद रूलर्स थे उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, और भारी कीमत थी, उनका रूल जो है एंड हो गया था। एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था इनके अगेंस्ट, जिसको दावा के नाम से जाना जाता है। दावा का मतलब क्लेम होता है ना, कि क्लेम करते हैं, हम क्लेम करते हैं कि हम रूल करेंगे, तो इस वजह से शायद इस मूवमेंट को दावा मूवमेंट कहा जाता था। तो ये अब जो है जब ये मूवमेंट हुआ, इसके बाद जो उमायद थे उनकी डिनेस्टी ख़त्म हो गई और अब्बासिड्स ने जो है नई डिनेस्टी स्टार्ट करी 750 AD में। जो अब्बासिड्स थे वो भी मक्कन ओरिजिन के थे, जैसा कि मैंने बताया था कि मक्का के जो एरिया से ज़्यादातर नोबल्स वगैरह होते थे, और यहाँ की राजनीति में जो है उनकी बहुत ज़्यादा पहुँच थी। अब्बासिड्स ने जो है जब ये रिवोल्ट करवाया था, तो उसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि ये जो उमायद्स हैं ये कम्प्लीटली इस्लामिक तरीके से रूल नहीं करते, और अगर आप हमें पावर में लेके आते हो, हमें सपोर्ट करते हो, तो हम जो है ओरिजिनल इस्लाम को इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये जो अब्बासिड रेवोल्यूशन हुआ था, इसने काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर किए थे, और जो इस्लामिक कल्चर है उसके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस इसके बाद आए थे। इसमें ये बताया गया है कि जो अब्बासिड्स थे वो अब्बास के डिसेंडेंट्स थे, अब्बास के जो है बच्चे थे, पोते या जैसे पड़पोते इस टाइप का। अब्बास जो है प्रोफेट मोहम्मद के अंकल थे, और ये जब भी कभी ऐसे रिवोल्ट होता था, इनको पावर चाहिए थी, तो ज़्यादातर ये ऐसे क्लेम करते थे ताकि जो है इनकी थोड़ी सी लेजिटिमेसी बढ़ जाए और लोग जो है इनको सपोर्ट करें। जो अब्बासिड अपराइजिंग है ये स्टार्ट हुई थी खुरासान में। खुरासान जो है ईस्टर्न ईरान को कहते हैं। ये अगर दमस्कस से, कैपिटल से इसका डिस्टेंस देखा जाए तो ये उस टाइम की 20 दिन की यात्रा होती थी। एक फास्ट मूविंग हॉर्स पे अगर आप बैठ के दमस्कस से यहाँ जाते हैं खुरासान में तो 20 दिन लग जाएंगे। तो ये डेज के हिसाब से वहाँ का डिस्टेंस बता रखा है। तो यहाँ पे जो है ये अब्बासिड रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। खुरासान जो थे वो एक मिक्स्ड अरब ईरानियन पॉपुलेशन थे, और वो उनके अंदर काफ़ी तरह का डिससेटिस्फैक्शन था उमायद्स के अगेंस्ट, और उसी वजह से जो है वो कोई भी जो है उनको उकसा सकता था और उनकी एनर्जी को यूज़ कर सकता था उमायद्स के ख़िलाफ़। इसमें आगे कारण बता रखे हैं आपकी बुक में, 3 मेन रीजंस दे रखे हैं कि किस वजह से जो है वो ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। सबसे पहले तो जो यहाँ के अरब सोल्जर्स थे मोस्टली दे वर फ्रॉम इराक, और उनको सीरियन डोमिनेंस जो है आर्मी के अंदर बिल्कुल पसंद नहीं था। सीरियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और उनको बहुत अच्छी खासी पोस्ट वगैरह भी सीरियन को ही मिलती थी, और ऐसा माना जाता था सीरियन सोल्जर्स ज़्यादा वफादार होते हैं। तो ये अरब सोल्जर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे साथ जो है पार्शलिटी कर रहे हैं। और जो सिविलियन अरब्स थे, अभी तो अरब सोल्जर्स की बताई ना वो क्यों असंतुष्ट थे, जो सिविलियन अरब्स थे वो भी उनसे खुश नहीं थे उमायद से, क्योंकि उमायद्स ने जो है उनके साथ जो प्रॉमिस की थी कि जब हम पावर में आ जाते हैं तो हम आपको काफ़ी सारे कंसेशंस देंगे, काफ़ी सारे स्पेशल राइट्स देंगे।
तो इन्होंने जो है ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो इस वजह से जनता जो है उनसे खुश नहीं थी, जो आम जनता थी। ईरानियन मुस्लिम जो है उनको मवाली बोलते थे, ईरानियन मुस्लिम्स को, और उनसे जो है जो अरब थे वो हेट की दृष्टि से देखते थे और उनको इन्फीरियर समझते थे। तो इस वजह से वो भी, जो ईरानियन मुस्लिम्स थे, वो भी रेडी थे कि कोई ना कोई हमें लीडर मिल जाए तो वी विल सपोर्ट हिम एंड कम इन पावर। तो इस तरीके से जो है अब्बासिड रेवोल्यूशन को काफ़ी सारे अनहैप्पी ग्रुप से जो है सपोर्ट मिला था। इन्होंने जब रिवोल्ट किया था, जो अब्बासिड रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले जो है इन्होंने जनता को ये प्रॉमिस किया कि एक मसीहा आया है, उसको महदी कहते थे, वो आपको जो है लिबरेट कराना चाहता है। जो उमायद्स का ऑपरेशन है, जो उमायद रूलर्स ने जो पॉलिसी बनाई है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको जो है ये मसीहा उनसे फ्रीडम दिलवाएगा। और इनकी अब्बासिड्स की जो आर्मी है उसके लीडर थे एक ईरानियन स्लेव, उनका नाम था अबू मुस्लिम। तो इन्होंने जो उमायद्स का लास्ट कैलिफ था, जो लास्ट रूलर था जिसका नाम मरवान था, उसको डिफीट किया एक बैटल नियर जब रिवर। और इस तरीके से जो है जो उमायद डिनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई। अब जब अब्बासिड का रूल आया तो उसके तहत जो अरब इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया और जो ईरानियन कल्चर था उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलने लगी, क्योंकि रिवोल्ट में जो सपोर्ट करने वाले थे वो ज़्यादातर ईरानियन ही थे। अब अब्बासिड्स ने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश करी बगदाद में, नियर द रूइंस ऑफ एंशियंट ईरानियन सिटी सिफोन। इसका भी कारण था, वो भी अपने आप को इससे एसोसिएटेड दिखाना चाहते थे और ईरानियन कल्चर को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने वहाँ पे अपनी कैपिटल को इस्टेब्लिश किया। जो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी थी उसको रीऑर्गेनाइज किया नॉन ट्राइबल बेसिस पे। आर्मी तो तुम समझते हो, सोल्जर्स की भर्ती जो उन्होंने अब ट्राइबल बेसिस पे नहीं किया कि हमने सीरियंस को ही लेना है, तो उन्होंने दूसरी जगहों से भी जो है सोल्जर्स को लिया। ब्यूरोक्रेसी में आ गया जो आपका जो ऑफिसर्स होते हैं, हाई लेवल की पोस्ट्स आपको किसने देनी है, तो वो भी इन्होंने जो है नॉन ट्राइबल बेसिस पे ही किया। और उसमें ये इंश्योर करने की कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इराक एंड खुरासान एरिया के लोगों को उसमें पोस्ट्स मिलें, आर्मी के अंदर भी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, क्योंकि इन्होंने ही रिवोल्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अब्बासिड जो रूलर्स थे उन्होंने रिलीजियस स्टेटस को भी काफ़ी इन्हांस किया, खलीफा का जो रिलीजियस स्टेटस था, और उसके फंक्शंस को भी काफ़ी जो है स्ट्रेंथन इन्होंने किया था। इन्होंने इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को और इस्लामिक स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज़ किया। पैट्रोनाइज़ करने का मतलब होता है कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे और इंस्टीट्यूशंस थे उनको ग्रांट वगैरह देते थे, जैसे मनी की ग्रांट दे दी, ज़मीन दे दी अपना इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, ताकि इस्लाम जो है और भी ज़्यादा स्प्रेड हो। लेकिन उन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी था उसको वैसा का वैसा रखा, पावर्स जो हैं उन्होंने अपने ही हाथों में रखी, और जो सक्सेशन वाला रूल था, हेरिडिटरी सक्सेशन, वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने भी जो है अपनी एक बिल्कुल ही भव्य जो है इम्पीरियल आर्किटेक्चर बनाया, और जो काफ़ी सारी जो उनकी कोर्ट सेरेमनीज़ होती थी हुमायूँस की, उसको भी और भी ज़्यादा आगे जो है बढ़ाया। मतलब जो कुछ कोर्ट सेरेमनीज़ जो हुमायूँस की थी उन्होंने उसको भी अडॉप्ट किया, कम्प्लीटली उसको जो है नया सिस्टम स्टार्ट नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी में चेंज कर दिए, आर्मी में कर दिए, लेकिन कुछ उनको जो बढ़िया लगे कि हमें भी पावर्स जो अपने हाथों में रखनी है वो उन्होंने एज इट इज़ फॉलो किया। जो अब्बासिड्स थे वैसे तो ये बात कह के वो बड़ा प्राउड फील करते थे कि हमने जो है मोनार्की को ख़त्म कर दिया और हम पुराना वाला कल्चर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब इन्होंने पाया कि जो है अब वापस अपने आप को इन्होंने ऐसे मजबूर महसूस किया कि जो मोनार्किकल जो सिस्टम था, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी थी, उसको हमें आगे इस्टेब्लिश करके रखना ही पड़ेगा। वो इट वाज नीड ऑफ आवर
नाउ पेज नंबर 86 टाइटल दे रखा है ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट एंड राइज ऑफ सल्टनेट्स। इसमें बताया गया कि किस तरीके से जो है कैलिफेट ब्रेक हो गई थी। जो रूलर था, इस्लामिक रूलर सबका एक होता था, पूरा इस्लामिक एम्पायर उसके अंडर होता था, वो टूट गया। जगह जगह पे छोटे छोटे किंगडम्स की जो है स्थापना हो गई थी और वो छोटे छोटे किंगडम्स को सल्टनेट बोलते थे, क्योंकि वहाँ का जो रूलर होता था वो अपने आप को सुल्तान बोलता था। तो सुल्तान जहाँ पे रूल कर रहा है वो सल्टनेट, जैसे किंग जहाँ पे रूल करता है वो किंगडम, राजा जहाँ पे रूल करता है वो राज्य, इस तरीके से सुल्तान जहाँ रूल करता है वो सल्टनेट। इसमें बताया गया है कि जो अब्बासिड स्टेट था वो अब बिल्कुल कमज़ोर होता गया 9th सेंचुरी के आते आते, क्योंकि बगदाद का जो कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर से वो कम हो गया। और ये कम क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ पे प्रो अरब एक ग्रुप था और प्रो ईरानियन एक ग्रुप था आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में। प्रो अरब का मतलब जो अरेबियन अरब्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उनको ज़्यादा मानते हैं, उन्हीं की तरफ जो है झुकाव रखते हैं। प्रो ईरानियन का मतलब है जो नए वाले जो इन्होंने रिक्रूट किए थे ईरान वाले एरिया से आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में, एक ग्रुप उनका बन गया। तो इन दोनों के बीच में जो है फूट पड़ गई और वो एक दूसरे के खिलाफ जो है साजिशें रचते रहते थे। तो जब ऐसे आर्मी वाले और ब्यूरोक्रेसी वाले ऑफिसर्स एक दूसरे की साजिशों में ही लगे रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, तो किंगडम जो है वीक हो जाएगा। 810 में एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ 810 AD में। कैलिफ हारून अल रशीद के सक्सेसर्स के बीच में, जिनका नाम था अमीन एंड मामून। इसकी वजह से वो जो फैक्शनलिज्म था, जो दरार पड़ी हुई थी जो प्रो अरब और प्रो ईरानियन वाली, वो और भी ज़्यादा गहरी हो गई सिविल वॉर की वजह से। और एक नया पावर ब्लॉक जो है इसने क्रिएट कर दिया, जिसका नाम था टर्किश स्लेव ऑफिसर्स, जिसको मामलुक बोलते थे। ये एक नए पावर ब्लॉक के रूप में उभरा। अदरवाइज 2 पावर ब्लॉक थे पहले, जो एक प्रो ईरानियन वाला, एक प्रो अरब वाला। लेकिन अब जब ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, वो जो खाई थी उन दोनों के बीच और बढ़ गई और उसके साथ साथ एक और पावरफुल ग्रुप उभर के आया, जिसका नाम था टर्किश स्लेव ऑफिसर्स और मामलुक। मामलुक का मतलब भी स्लेव ही होता है। अगेन यहाँ पे पाया गया कि जो शिया था वो सुन्नीज के साथ फिर से उसका जो है यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था पावर को हासिल करने के लिए। काफ़ी सारी छोटी छोटी डिनेस्टीज जो है उभर के आई, जिनके ये नाम इसमें दे रखे हैं आपकी बुक में। ताहिरिद्स एंड सैमानिड्स, ये खुरासान एरिया में आई थी, खुरासान और ट्रांसोक्सियाना रीजन में। ट्रांसोक्सियाना जो ऑक्सस रिवर है उसके ऊपर का जो रीजन बियॉन्ड रिवर ऑक्सस जो एरिया है उसको ट्रांसोक्सियाना बोलते हैं। और एक और डिनेस्टी थी जो तुलूनिड्स थी, ये इजिप्ट और सीरिया वाले इलाके में उभर के आई थी, स्मॉल किंगडम। अब्बासिड पावर जो है ये बिल्कुल ही लिमिट हो गई, इसकी मतलब लिमिटेड हो गई थोड़े ही समय बाद। इसका एरिया जो है सिर्फ इराक और वेस्टर्न ईरान तक ही सीमित होके रह गया। अब्बासिड पावर का सिर्फ इराक और वेस्टर्न ईरान वाले एरिया जो हैं अब्बासिड रूलर्स के अंडर थे। अब मतलब इतने कमज़ोर हो गए थे अब्बासिड्स, इनके जो डिफरेंट एरियाज़ में जो है डिफरेंट रूलर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और जो है इनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया। तो इस जो पावर थी अब्बासिड रूलर्स की वो बिल्कुल लिमिटेड ईरान और इराक और वेस्टर्न ईरान तक ही सीमित रह गई। धीरे धीरे 945 तक वो भी इनके हाथों से चली गई, जब एक शाइट क्लैन थी बुइड फ्रॉम कैस्पियन रीजन ऑफ ईरान, उसने जो है बगदाद को कैप्चर कर लिया। तो जो बची कुची इनकी पावर थी वो भी बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। जो बुइड रूलर्स थे उन्होंने तरह तरह के टाइटल्स जो हैं अपनाए, जैसे शहनशाह, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी कैलिफ डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने जो कैलिफ का जो टाइटल था वो अब्बासिड रूलर के लिए ही रख दिया, सिंबॉलिक रूप में कि आप ही हो रिलीजियस लीडर, ताकि इसके बाद जैसे आपने इनको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया अब्बासिड्स की कैलिफेट को,
तो फिर फ्यूचर में इनको पता कोई ना कोई फिर से क्लेम करेगा कि मैं जो है प्रोफेट मोहम्मद का डिसेंडेंट हूँ और मैं नई कैलिफेट इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, वो फिर से जो है रिवोल्ट हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सेफ्टी के रूप में जो है जो कैलिफ का टाइटल है वो अब्बासिड रूलर के पास छोड़ दिया और उसको उस थोड़े से एरिया में रूल करने के लिए छोड़ दिया। और इनका ये जो डर था कि कोई ना कोई फिर से अपने आप को प्रोफेट मोहम्मद से लिंक्ड बता के कैलिफेट इस्टेब्लिश कर देगा, वो डर इनका सच भी साबित हुआ जब इन्होंने देखा कि फातिमिड्स थे वो एक शिया डिनेस्टी थे जो शाइज़म को फॉलो करते थे। उनका भी ये एम्बिशन था कि हम इस्लामिक वर्ल्ड को रूल करें। फातिमिड्स जो थे वो ये क्लेम करते थे कि हम प्रोफेट मोहम्मद की डॉटर फातिमा के डिसेंडेंट्स हैं, कि हमारा जो किसी तरीके से लिंक जो है, खून का रिश्ता जो है फातिमा के साथ है, और फातिमा जो प्रोफेट मोहम्मद की बेटी थी। तो इस वजह से वो सोचते थे कि हम भी जो है कैलिफेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और खलीफा हैं। इनका जो बेस था वो नॉर्थ अफ्रीका में था। इन्होंने यहाँ पे इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया 969 एडी में और फातिमिड खलीफेट जो है इजिप्ट में इस्टेब्लिश कर दी। मतलब अब 2 कैलिफेट हो गई, एक तो जो बगदाद में थी वो, और एक जो इजिप्ट में इन्होंने इस्टेब्लिश की वो। मतलब अब 2 खलीफा जो हैं वहाँ पे हो गए। फातिमिड जो कैलिफेट थी उसको इस्टेब्लिश करने के बाद इन्होंने जो है जो इजिप्ट की जो पुरानी कैपिटल थी फुस्टेट, इसको रिप्लेस कर दिया एक न्यू सिटी के साथ, जिसका नाम इन्होंने रखा काहिरा, जो प्रेजेंट डे कैरो के नाम से जानी जाती है। और इसके इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक उस दिन जिस दिन इनके धर्म के हिसाब से माना जाता है कि अल्लाह ने जो है मार्स प्लैनेट को क्रिएट किया था। तो ये अपने आप को जो है लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हैं कुरान पे बेस्ड जो है हमारी कुछ आइडियोलॉजी है, ताकि उनको जो है सभी मुस्लिम्स का सपोर्ट मिले। तो जो मार्स जो प्लैनेट है इनके रिलीजन में उसको मिरिख कहते हैं और इसका दूसरा नाम है अल काहिर। तो इसी वजह से इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसका नाम इन्होंने रखा काहिरा। अब जो यहाँ पे 2 राइवल डिनेस्टीज़ हो गई, कौन सी, एक तो बगदाद वाला खलीफा और एक ये इजिप्ट वाला खलीफा। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ compete किया, और लेकिन ये दोनों ही जो है शाइट स्कॉलर्स को, जो शिया मुस्लिम्स थे और स्कॉलर्स थे, पोइट थे और ऑफिसर्स थे, उनको पैट्रोनाइज करते थे, मतलब उनको आगे बढ़ाते थे ग्रांट्स वगैरह दे के। 950 से लेके 1200 के बीच में जो इस्लामिक सोसाइटी थी इसको यूनाइट करके रखा गया था, नॉट बाय सिंगल कल्चर और पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब अब उसको यूनाइट करने वाले फैक्टर्स जो हैं चेंज हो गए थे। अब इनका जो कॉमन फीचर था वो था इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न्स, ये यहाँ पे इनकी सिमिलैरिटी थी। यूनिटी in face of political division was maintained by separation between state and society. मीन्स जो पॉलिटी के अंदर जो डिवीज़न आ गया था उसके बावजूद भी इस डिवीज़न के बावजूद भी जो इस्लामिक वर्ल्ड में एक यूनिटी को क्रिएट करके रखा गया, उसके यहाँ पे 3 कारण बताए गए हैं। सबसे पहले उन्होंने जो स्टेट और सोसाइटी था उसको सेपरेट कर दिया एक दूसरे से। दूसरा था इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को एज लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक हाई कल्चर के रूप में डेवलप किया, ताकि उसमें कोई ना प्रो अरब और प्रो ईरानियन और वो जो फूट पड़ी हुई थी उसका कोई बीच में हिस्सा ना हो। और तीसरा था कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस थे, उनके बीच में एक इन्होंने ऐसा क्रिएट किया कि जो एक मैच्योरिटी वाला डायलॉग जो है उनके बीच करवाया। मतलब फैनेटिसिज्म का लेवल जो है थोड़ा सा कम वहाँ पे किया। जो स्कॉलर्स थे, जो आर्टिस्ट थे और मर्चेंट्स थे, उनको इजाज़त थी कि वो फ्रीली जो है किसी भी एरिया में जो इस्लामिक लैंड्स थी वहाँ पे फ्रीली घूम
सकते थे और इस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है आइडियाज़ वो एक्सचेंज कर सकते थे। ऐसी बातों से उनके जो ये फैनेटिसिज्म जो है थोड़ा सा कम होता है। कुछ इनमें से जो हैं बिल्कुल विलेजेस तक बिल्कुल जाते थे और वहाँ पे जो है अब कन्वर्जन जो है होना स्टार्ट हो गया था। इसी का इफ़ेक्ट था कि जो इस्लामिक पॉपुलेशन थी, मुस्लिम पॉपुलेशन थी इन इस्लामिक एम्पायर, उमायद्स और अब्बासिड्स के रूल में सिर्फ 10% लोग जो हैं मुस्लिम थे, लेकिन उसके बाद जो है इनकी संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ी और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हुई। इसमें बताया गया है कि जो आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम थी एज रिलीजन एंड एज कल्चरल सिस्टम, अब ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होती गई थी और इसी वजह से जो है कन्वर्जन पॉसिबल हुआ और मीनिंगफुल भी हुआ। मीनिंगफुल का मतलब सबसे पहले अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हो, उसका आपको कोई इकोनॉमिकली या ऐसे कोई साफ साफ आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, तो आप क्यों अपने आप को कन्वर्ट करोगे। तो लेकिन जब इस्लामिक आइडेंटिटी बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है एम्फेसाइज करते थे, उसको इम्पोर्टेंस देने लग गए, तो उसके बाद जो है कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा होने लग गया। डिफरेंट जो वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स थे वो अभी इस्लाम में कन्वर्ट होने लग गए थे। ऐसा एक ग्रुप था ईरानियन लोगों का जो कि अभी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। दूसरे थे अरब्स, जो ट्राइबल पीपल थे, उनमें से भी काफ़ी लोग जो हैं इस्लाम में कन्वर्ट हुए। तीसरा जो ग्रुप था वो था टर्क्स का, तो ये भी जो है अब इस्लामिक कल्चर में ऐड हो गए थे। अब एक टर्किश सल्तनत इस टाइम जो है इमर्ज हुई थी, तो वो किसने मतलब कौन थे ये टर्क्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताया है उन्होंने। जो है फिर अपना एक साम्राज्य स्थापित किया जिसको टर्किश सल्तनत के रूप में जाना जाता है। इसमें लिखा है कि जो टर्क्स थे वो नोमैडिक ट्राइब थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले। सेंट्रल एशिया के जो ग्रासलैंड्स थे तुर्किस्तान में, ये वहाँ से बिलोंग करते थे और ये धीरे धीरे जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। इनकी स्पेशल क्वालिटी थी कि ये बहुत ही अच्छे राइडर्स थे, घुड़सवार थे और बहुत ही अच्छे ये योद्धा थे। और शुरू में जो है ये अब्बासिड और जो सैमनिड और जो बुइड जो रूलर्स थे, उनके अंडर जो है ये एज सोल्जर्स इनको एंट्री मिली थी। धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि बाद में जो है इन्होंने टर्किश सल्तनत इस्टेब्लिश की। इसमें आगे ये बताया गया है, ये जो सबसे पहले थे जो स्क्रीन पे फ़ोटो दिख रही है, ये महमूद ऑफ गजनी, जिन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया था और 17 बार इन्होंने इंडिया पे अटैक किया था और काफ़ी सारा जो है सोना इंडिया के अंदर से ये लूट के लेके गए थे। इनको इतिहास में जो है एज आइडल ब्रेकर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जहाँ पे भी लूटपाट मचाते थे वहाँ पे मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ देते थे। और इनको बहुत ही ग्रीडी रूलर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धन जो है लूट लूट के जो 17 टाइम्स इन्होंने जो अटैक किया था उसमें ये इंडिया से लेके गए थे। तो यहाँ पे इनका जिक्र आया है, इसलिए मेरे को लगा इनकी फ़ोटो लगा दूँ, दिखा दूँ आप लोगों को। गजनविड जो सल्तनत थी वो इस्टेब्लिश की थी इन्हीं के फादर ने, जिनका नाम था अल्पतगीन। ये 961 में उन्होंने गजनविड, क्योंकि गजनी जो है उनकी कैपिटल सिटी थी, तो वहाँ से ये गजनविड सल्तनत कहलाई। जैसे दिल्ली अगर कैपिटल है तो उसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, इस तरीके से। तो अल्पतगीन ने इसकी स्थापना की थी, वो महमूद ऑफ गजनी के ही फादर थे। और जो इन्होंने जब ये गजनविड सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, जब महमूद ऑफ गजनी 998 में जब वहाँ के रूलर बने अपने फादर की डेथ के बाद, तो इन्होंने सल्तनत की पोजीशन को और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे योद्धा थे और जो है अटैक कर करके काफ़ी धन लूट के लेके जाते थे। इन्होंने अपनी कैपिटल वगैरह को भी जो है अच्छे से डेकोरेट किया था। यही नहीं, इनके बहुत नायाब शौक थे, ये कहीं पे अटैक करते थे तो एक जगह से ये काफ़ी सारे स्कॉलर्स को भी पकड़ के लाए थे।
अलबेरुनी भी जिनमें से एक था, और उनको ये अपनी कैपिटल में रखते थे कि आप जो है बुक्स वगैरह लिखो, हमारे किंगडम की शान बढ़ाओ। इस तरीके से जो है इन्होंने पूरी कोशिश करी कि इनका जो किंगडम है बिल्कुल एक ट्रू किंगडम की तरह जो है लिटरेचर और हर चीज़ के लिए जाना जाए। गजनवीड जो है एक मिलिट्री डिनेस्टी थे। उनकी अपनी एक प्रोफेशनल आर्मी होती थी, टर्क्स की और इंडियंस की। मतलब उसमें कुछ इंडियंस भी थे। अब सोचो कि इंडियंस कहाँ से आ गए। पुराने ज़मानों के युद्धों की एक स्पेशल बात होती थी कि जैसे गजनी ने अटैक कर दिया सिंध एरिया में, वहाँ पे राजा को हरा दिया, तो हराने के बाद वहाँ का कोई कमांडर इसको युद्ध में इसने लड़ते हुए देखा, बहुत पसंद आ गया, उसको ले गए, भाई तुम जो है आज से हमारी आर्मी में रहोगे, बाकायदा सैलरी वगैरह मिलेगी। तो इस तरीके से इनको जो है जो पसंद आ जाता था इंडियन, उसको भी ये अपनी उसमें आर्मी में रख लेते थे। एक महमूद का जो जनरल था, महमूद ऑफ गजनी का ही, उसका नाम तिलक था और वो इंडियन था। ये बहुत इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, यू शुड रिमेंबर इट। इनका जो पावर ऑफ सेंटर था वो खुरासान एरिया था और अफ़गानिस्तान, और अब्बासिड खलीफेट्स जो थे, कैलिफ्स जो थे, ये वहाँ से अपनी लेजिटिमेसी इन्होंने क्लेम करी थी। कैसे? जैसे महमूद जो है, महमूद का जो फादर है अल्पतगीन, जिन्होंने ये गजनवीड सल्तनत स्टार्ट की थी, वो एक स्लेव थे। तो एक स्लेव अपने आप को एज ए रूलर क्लेम नहीं कर सकता, तो अपने आप को ये बिल्कुल लेजिटिमेट दिखाने के लिए ये कैलिफ के पास जाते थे। कैलिफ से ही जो है सुल्तान का टाइटल लेते थे। उससे कैलिफ भी खुश हो गया। मुस्लिम भी सोचेंगे कि कैलिफ जो है हमारा रिलीजियस लीडर है, उन्होंने इनको टाइटल दिया है, सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो हम भी जो है इनको हैप्पीली सुल्तान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो कैलिफ ने ऐसा क्यों किया भाई, इनको जाते ही जो है टाइटल दे दिया सुल्तान का? वो इसलिए क्योंकि कैलिफ भी चाहता था कि एक सुन्नी गजनवीड जो है बिल्कुल ही अच्छी रहेगी और पावर को बैलेंस करेगी, क्योंकि जो फातिमिड्स थे वो शिया कैलिफ थे, तो उन्हें लगा कि जो हमारे फेवर वाली जो सुन्नी सल्तनट्स रहेंगी तो इस वजह से थोड़ी सी पावर का जो है बैलेंस हो जाएगा। अब आगे इसमें जो है सेल्जुक्स के बारे में बताया है। जो सेल्जुक्स थे वो भी टर्क्स थे। वो उन्होंने एंट्री की तुरान में एज सोल्जर्स इन द आर्मी, समानिड्स के अंडर, समानिड रूलर्स के अंदर, और जो है कारखानिड्स के अंडर। ये रूलर्स होते थे, वो एरियाज़ के नाम से ही जो है, जैसे गजनी को गजनविड और समाना को समानिड और कारखाना को कारखानिड्स। तो ये नॉन मुस्लिम टर्क्स थे, मतलब ये इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया था। बाद में इन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने आप को एज पावरफुल ग्रुप दो भाइयों के अंडर। उन दो भाइयों का नाम था तुगरिल बेग एंड तागरी बेग। जब महमूद की डेथ हो गई थी तो सेल्जुक्स ने इसको बहुत एज गुड अपॉर्चुनिटी इसको देखा और अटैक करके खुरासान को जो है अपने अंडर ले लिया 1037 एडी में, और निशापुर को जो है उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। अब सेल्जुक्स ने अपना ध्यान धरा वेस्टर्न पर्शिया की तरफ और इराक की तरफ, जहाँ पे बुइड्स जो है रूल करते थे, और इनके ऊपर अटैक किया, उनको हरा दिया, और 1055 में इन्होंने बगदाद में जो है सुन्नी रूल रिस्टोर कर दिया। मतलब जो बगदाद था वो उन्होंने, जो कैलिफ था, जो सुन्नी कैलिफ था, उसको दे दिया कि आप यहाँ पे रूल करें। फिर उस टाइम कैलिफ था जिसका नाम था अल कायम। इन्होंने तुगरिल बेग को जो है टाइटल दिया सुल्तान का। वो इसलिए दिया कि ये अपने आप में ये दर्शाता था कि अब जो है रिलीजन और पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों जो है अलग अलग हो गई। मतलब इस एरिया की, मुस्लिम एम्पायर की रिलीजियस अथॉरिटी मेरे पास है, पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है इनके पास है, सेल्जुक्स के पास। जो टू ब्रदर्स थे जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, तुगरिल एंड तागरी बेग,
उन्होंने जो ट्राइबल नोशन था पावर शेयरिंग का, इनमें जो है एक ऐसा नहीं होता कि पावर जो है एक ही रूलर के हाथों में केंद्रित है। तो उन दोनों भाइयों ने जो है अपने ट्राइबल सिस्टम के हिसाब से इक्वली एक दूसरे के साथ पावर शेयर करते हुए फैमिली एज ए होल रूल किया। तुगरिल जो था उसके बाद जो उसका सक्सेसर बना उसका नेफ्यू था, उनका नाम था अल्प अरसालन। अल्प अरसालन का जब राज्य चल रहा था उस टाइम सेल्जुक एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ था और इन्होंने टर्की तक, मॉडर्न टर्की तक जो है अपना साम्राज्य फैला दिया था। मॉडर्न टर्की को उस टाइम एनाटोलिया के नाम से जाना जाता था। 11 से लेके 13वीं सेंचुरी तक वहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे यूरोपियंस के बीच में और अरब स्टेट्स के बीच में, जिनको हम ऐसी फाइट्स थी उनको हम क्रूसेड्स कहते हैं। तो उसको हम आगे के टाइटल में आपकी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे। फिर जब 14th सेंचुरी आई तब मुस्लिम वर्ल्ड को एक और नया चैलेंज मिला मंगोल से। वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब किया है चंगेज़ खान वाले में, लेकिन कोरोना की वजह से वो चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो उसको आप अपनी तरफ से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो सिलेबस में नहीं है। आगे इसमें जो है टाइटल डाल के दे रखा आपकी बुक में द क्रूसेड्स। क्रूसेड सबसे पहले ये आप जान लो कि क्या होते हैं। इसको जब भी डिफाइन करो सिंपली ये बात याद रख लेना, क्रूसेड्स वर द होली वॉर्स फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस टू एक्वायर द होली लैंड ऑफ यरूशलेम। मतलब ये वो धार्मिक युद्ध थे जो मुस्लिम्स के और क्रिश्चियंस के बीच में लड़े गए थे, क्योंकि वो जो एक पवित्र ज़मीन थी यरूशलेम की, दोनों ही उसको प्राप्त करना चाहते थे, दोनों ही उसको पवित्र समझते थे। जो मेडिवल इस्लामिक सोसाइटीज़ थी उसमें क्रिश्चियंस को पीपल ऑफ बुक माना जाता था, जिसको वो अहल अल किताब कहते थे अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि उनके अपने स्क्रिप्चर्स होते थे, उनकी अपनी बुक थी जिसको न्यू टेस्टामेंट कहते थे, और इंजिल भी जिसको कहा जाता था न्यू टेस्टामेंट को। क्रिश्चियंस को जो है सेफ्टी वहाँ पे मिलती थी, वो अगर चाहते वो वहाँ पे ट्रैवल कर सकते थे मुस्लिम स्टेट्स में, चाहे व्यापारी के रूप में, चाहे जो है पिलग्रिम्स के रूप में। पिलग्रिम्स होते हैं जो धार्मिक उद्देश्य से किसी जगह को आप विज़िट करने जाते हैं तो आप एज पिलग्रिम जाते हो। एम्बेसडर्स के रूप में भी वहाँ जा सकते थे और ट्रैवलर्स के रूप में भी जा सकते थे, पूरी जो है फ्रीडम थी। ये जो टेरिटरीज थी जिनमें घूमने की आज़ादी थी, इसके अंदर जो है और भी काफ़ी सारे एरियाज़ थे। वो एरियाज जो है पहले बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर होते थे, जैसे पैलेस्टीन है, यरूशलेम है, लेकिन अब ये मुस्लिम एम्पायर के अंडर हैं। तो क्रिश्चियन जो है यहाँ पे जाएंगे क्योंकि ये यरूशलेम को पवित्र मानते हैं, तो इनको पूरी इजाज़त थी कि आप मर्चेंट्स और जो है धार्मिक यात्रा के रूप में जो है या एम्बेसडर्स के रूप में इन जगहों पे आप विज़िट कर सकते हो। इसमें ये बताया गया है कि पहले यरूशलेम जैसे कि क्रिश्चियंस के ही अंडर था, लेकिन 638 AD में इसको अरब्स ने जो है जीत के अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन जो यरूशलेम था वो हमेशा ही क्रिश्चियन इमेजिनेशन के अंदर, क्रिश्चियंस के मन के अंदर जो है एक स्पेशल उसकी जगह थी। उसको वो जीसस के क्रूसीफिक्शन के रूप में देखते थे कि यहाँ पे जो है जीसस का जो है संबंध है, शुरू से ही जीसस को यहाँ पे क्रूसीफाई किया गया था, और जो है वो फिर वहाँ पे अपनी ग्रेव से जो है कब्र से जो है उठे थे, उसको रिसरेक्शन बोलते हैं। तो जो क्रिश्चियंस है इस जगह को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे। तो इसी वजह से जो है जो मुस्लिम्स थे और जो क्रिश्चियंस थे उनके बीच में ये एक एनिमिटी का जो है कारण बना, और इन दोनों के बीच में दुश्मनी जो है 11th सेंचुरी तक काफ़ी बढ़ गई थी। उसका ये भी कारण था, पेज नंबर 88 पे दे रखा है ये, कि जो नॉर्मन्स थे और हंगेरियंस थे और कुछ स्लेव्स भी थे, उन सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था।
अब सिर्फ जो एक दूसरा रिलीजन जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे एनिमी के रूप में हम देखते हैं, तो वो सिर्फ मुस्लिम्स ही बचे थे एज एनिमीज ऑफ क्रिश्चियंस। यूरोप के अंदर काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए, जिसकी वजह से ये दुश्मनियाँ जो है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में ज़्यादा बढ़ गई। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पोप की फ़ोटो है जिसको सभी क्रिश्चियंस रिस्पेक्ट करते हैं एज देयर रिलीजियस हेड। कैथोलिक क्रिश्चियन जो हैं वो पोप को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि अब जो मुस्लिम्स के एनिमी के रूप में, जो क्रिश्चियंस के एनिमी के रूप में सिर्फ एक मुस्लिम्स ही बचे थे, और इसके अलावा कुछ और भी ऐसी घटनाएं हुई थी यूरोप के अंदर जिसकी वजह से क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में दुश्मनी बढ़ी और एक दूसरे के साथ इनकी लड़ाई को जो है काफ़ी एनकरेजमेंट मिली। इसका रीज़न ये दे रखा कि जो यूरोपियन सोसाइटी थी ना, उसमें फर्स्ट टू ऑर्डर्स जो क्लर्जी थे और जो नोबल्स थे, वो एक अलग ही तरह का पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे हो, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो, ट्रेड में ग्रोथ हो, और जो है अपने जो सभी जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते थे एक दूसरे से। तो इसमें ऐसी संभावना थी कि अब उनके बीच में जो है आपस में लड़ाइयाँ होती, फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में या रीजनल रूलर्स के बीच में, टू एक्वायर मोर एंड मोर लैंड। और उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक केओस हो जाता और एक प्लंडर बेस्ड इकोनॉमी जो है यहाँ पे उभर के आती कि आपने उसके ऊपर अटैक किया, वहाँ से आपने लैंड ले ली, उनकी ट्रेजरी लूट दी, फिर दूसरे वाला आप पे अटैक कर देता है जो आपसे पावरफुल है। तो इस तरीके की वहाँ पे जो है सिस्टम जो है स्टार्ट होने ही वाला था, लेकिन इसको रोक दिया गया। चर्च ने एक मूवमेंट चलाया, पोप ने, जिसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। वो पोप, ये तो एज जस्ट क्रिश्चियन पोप कैसे दिखते हैं इसलिए लगाइए, ये पोप उस टाइम नहीं थे। सिंपली जस्ट फॉर योर दैट यू शुड नो द पोप लुक्स लाइक व्हाट। तो इनकी जो आपस में एनिमिटी बढ़ने वाली थी यूरोप में, ये रोक दी गई। चर्च ने एक मूवमेंट चलाया था पोप के अंडर, उसको पीस ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता था। इसके तहत चर्च ने बोला कि कुछ एरियाज़ जो चर्च ने डिसाइड किए, इन एरियाज़ में कोई भी मिलिट्री वायलेंस नहीं होगा, कोई भी लड़ाई और खून खराबा यहाँ पे नहीं होगा। इट इज़ अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। और जैसा कि मैंने बताया था कि पोप को बहुत ज़्यादा मानते थे और चर्च के पास बहुत पावर्स थी और चर्च को वो डिसोबे नहीं करते थे, तो इस वजह से उनकी ये जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई होने वाली संभावना थी, ये जो है रुक गई। जो पूजा की जगह थी जैसे चर्च है, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता था और वहाँ पे वायलेंस इन्होंने फॉरबिड कर दिया, रोक दिया, मतलब उसके ऊपर बैन लगा दिया। और चर्च ने ये भी बोला कि कुछ सर्टेन वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब है जो कमज़ोर हैं, जैसे अपने होते थे लोअर कास्ट के लोग, तो यूरोप में भी कुछ वीकर सेक्शंस थे, बोले उनके किसी भी इंसान को जो है कोई भी टॉर्चर नहीं करेगा। ये जो मूवमेंट था इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी इसमें कि जो इनके अंदर जो लड़ाई करने के जो कीटाणु जागृत हो रहे थे, आपस में ही लड़ने वाले थे नहीं तो, लेकिन अब ये पीस ऑफ मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसने इनकी एनर्जी को डिफ्लेक्ट कर दिया टूवर्ड्स द एनिमीज ऑफ गॉड। अब वो एनिमीज ऑफ गॉड कौन थे? वो थे मुस्लिम्स। जैसे मुस्लिम्स का ये मानना इस्लाम के हिसाब से कि दोज हु डू नॉट बिलीव इन इस्लाम दे आर काफिर्स, तो इसी तरीके से क्रिश्चियंस के हिसाब से हमारे दुश्मन कौन है? जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते। तो जो फ्यूडल सोसाइटी थी, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनकी एनर्जी अब डिफ्लेक्ट हो गई कि अब आपको उनके साथ लड़ना है। इसने एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट कर दिया कि जिसमें जो आपके नॉन बिलीवर्स हैं, इनफिडल्स हैं, जो आपके धर्म में बिलीव नहीं करते, उसके खिलाफ अगर आप लड़ते हो तो वो लड़ाई जो है बुरी नहीं मानी जाएगी, वो जायज़ ठहरा दी जाएगी ऑन रिलीजियस बेसिस। तो एक 1092 में मलिक शाह थे, द सेल्जुक सुल्तान ऑफ बगदाद, उनकी डेथ हो गई और एम्पायर जो है
डिसइंटीग्रेट हो गया, टुकड़ों में टूटने लग गया। अब इसका मौका, जो ये मौका मिला उसका फ़ायदा उठाते हुए जो बाइजेंटाइन एम्परर था अलेक्सियस वन, मतलब बाइजेंटाइन एम्पायर भी अब तक था, कुछ हिस्से उसके कंट्रोल में थे, कुछ तो मुस्लिम्स ने जीत लिए थे, तो उन बचे हुए हिस्सों का जो एम्परर था अलेक्सियस वन, उनको अच्छा मौका मिल गया कि जो एरियाज़ थे एशिया माइनर के पास और नदरन सीरिया में, उसको उन्होंने अटैक करके कॉन्कर कर लिया। अब जो पोप अर्बन II था उस टाइम, उन्होंने भी इस अवसर का फ़ायदा उठाया कि मैं जो है जो क्रिश्चियनिटी की जो स्पिरिट है मैं उसको फिर से जागृत करूं और इनको मोटिवेट करूं कि जो क्रिश्चियनिटी के दुश्मन हैं उनके साथ ये लड़ाई करें। 1095 में पोप ने जो है बाइजेंटाइन एम्परर के साथ जो है हाथ मिलाया और एक कॉल की, मतलब उन्होंने आह्वान किया कि भगवान के नाम पे आप लड़ो और जो होली लैंड है, जो पवित्र ज़मीन है यरूशलेम की, उसको जीतो। अब आगे पेज नंबर 89 पे दे रखा है इसमें कि 1095 से लेके 1291 तक ये काफ़ी वॉर्स जो हैं इनके बीच में लड़े गए। These wars were later called crusades। फर्स्ट जो क्रूसेड था वो लड़ा गया था 1098-99 में। तो इसमें जो पार्टिसिपेट किया था वो थे फ्रांस के और इटली के सोल्जर्स थे। इन्होंने यहाँ पे अटैक किया और एंटियोक जो है सीरिया में था उसको कैप्चर कर लिया और यरूशलेम को भी अपने अंडर ले लिया। मतलब ये इनकी एक ग्रेट अचीवमेंट थी। जब ये क्रूसेड्स होते थे, मान लो पोप ने जो है आह्वान कर दिया कि जाओ लड़ो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे डिफरेंट एरियाज़ के, ये अब सोल्जर्स भेजते थे अपने। तो कहाँ किस एरिया से वो सोल्जर्स आए थे? यूरोप में तो ओवरऑल क्रिश्चियनिटी थी डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो फ्रांस और इटली वाले एरियाज से जो है राजाओं ने और फ्यूडल लॉर्ड्स ने सोल्जर भेजे थे। उन्होंने यरूशलेम को कैप्चर कर लिया 1098-99 AD में, जो फर्स्ट क्रूसेड हुआ था उसके तहत। इसके बाद इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत गलत काम किए। इस एरिया में जितने मुस्लिम्स हैं इन्होंने उनको जो है स्लॉटर कर दिया, उनको काट डाला, और ज्यूज़ जो थे उनको भी इन्होंने मार दिया। और ऐसा नहीं है कि ये सिंपली जो है मुस्लिम्स की ही बुक में लिखा हुआ है कि ये क्रिश्चियंस आए और हमें मार डाला। बाकायदा ये क्रिश्चियन हिस्टोरियंस ने भी लिखा है और मुस्लिम हिस्टोरियंस ने भी इस बात को मेंशन किया है। मतलब अगर दोनों कह रहे हैं तो इस बात में सच्चाई है कि इन्होंने जब यरूशलेम को कैप्चर किया था तो वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स को और ज्यूज़ को जो है काट दिया था, मार दिया था। मुस्लिम्स इनको फिरंगी कहते थे और ऐसा माना जाता है ये फिरंगी वर्ड जो है फ्रैंक से आया था, क्योंकि जो फ्रांस के जो लोग हैं वो फ्रैंक ट्राइब के थे ना, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपने आप को गोल एरिया में और फिर उसको नाम दिया था फ्रांस का। तो उस फ्रैंक वर्ड से ही जो फॉरेनर्स आज भी जो हम उनको फिरंगी के नाम से जानते हैं। अब जो एरिया इन्होंने कॉन्कर कर लिया है, जो क्रूसेडर्स ने, जो फ्रैंक्स और जो इटली रीजन से आए थे, उन्होंने मुस्लिम्स को हरा के जो एरिया कॉन्कर कर लिया, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 4 स्टेट्स में, जिसका नाम इन्होंने रखा 4 क्रूसेडर स्टेट्स, जो सीरिया और पैलेस्टीन वाले एरिया में थे। मतलब जैसे आप किसी भी एक राज्य को आगे स्टेट्स में डिवाइड कर देते हो ना एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से, ताकि अच्छे से उसका देख रेख और वो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, तो उसी पर्पज़ से इन्होंने जो एरिया जीता उसको 4 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। इन टेरिटरीज़ को उन्होंने नाम दिया आउटरीमर, द लैंड ओवरसीज़, कि जो हमारा एम्पायर है जो ओवरसीज़ है उसको इनकी भाषा में कहते हैं आउटरीमर, और उसी से इन जो 4 स्टेट थे इनको भी आउटरीमर का नाम इन्होंने दिया। और इसके आगे के जो क्रूसेड्स हुए वो इन एरिया को डिफेंड करने के लिए हुए या इन एरिया की जो बाउंड्री थी उसको और आगे एक्सपेंड करने के लिए। मतलब ये एरिया अब इनका बेस बन गया जो फर्स्ट क्रूसेड में इन्होंने जीता, तो आगे इन्होंने क्रूसेड यहीं से चलाए और ताकि ये एरिया और भी ज़्यादा बढ़ जाए,
या अगर मुस्लिम इस पे अटैक करते हैं तो वो डिफेंस के लिए भी इनको लड़ना पड़ा था। तो ये सारे वॉर्स जो हैं क्रूसेड्स ही कहलाते हैं। जो आउटरीमर्स थे वो कुछ समय तक इन्होंने अच्छे खासा इन्होंने सरवाइव किया, लेकिन जब टर्क्स ने एडेसा को कैप्चर कर लिया 1144 एडी में, पोप ने अपील की कि एक बार फिर से जो है आप क्रूसेड के लिए जाओ, होली वॉर करो। ये किया था 1145 से लेके 49 तक ये वाला इनका क्रूसेड हुआ था। अब इस क्रूसेड में जर्मन आए और फ्रेंच आए। पिछले में कौन आए थे? फ्रेंच थे और इटालियन थे। तो इसमें फ्रेंच और जर्मन इन रीजन से आए और उन्होंने कोशिश करी कि दमास्कस को जो है ये कैप्चर करें, लेकिन देवर डिफीटेड, उनकी हार हुई, उनको इस क्रूसेड में कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद जो है जो आउटरीमर वाला एरिया था, जो अभी क्रिश्चियंस के अंडर था फर्स्ट क्रूसेड के बाद, धीरे धीरे जो है ये घटता गया, मतलब इसको मुस्लिम्स ने कॉन्कर कर लिया। क्यों? क्योंकि जो क्रिश्चियंस की जो पहले क्रूसेड वाली झील होती थी, धर्म की जो धार्मिक जो उनकी भावना थी कि हम क्रूसेडर्स हैं और हमने जो है धर्म के नाम पे लड़ना है, वो कम हो गई और उसकी जगह जो है उनके दिल में प्रेम जागृत हो गया लग्जूरियस लाइफ के लिए, कि कौन लड़ता फिरे, कब पता नहीं कब मर जाए, वी शुड एंजॉय लाइफ फुल्ली। तो उनके अंदर जो वो रिलीजियस झील थी वो कम हो गई। तो इस वजह से जो आउटरीमर एरिया था वो कम होता गया और जो है ये वीक होते गए। फिर इसमें आगे बता रखा है कि मुस्लिम रूलर था सलादीन, उन्होंने जिहाद के लिए कॉल करी थी और उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है। ये जो फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये सलादीन की ही फ़ोटो है। सलादीन जो था इन्होंने एक इजिप्टो सीरियन एम्पायर क्रिएट किया था और उसके बाद इन्होंने जिहाद के लिए कॉल दी थी। जिहाद का मतलब होता है फाइट अगेंस्ट द एनिमीज़ ऑफ इस्लाम, और उन्होंने क्रिश्चियंस को हरा दिया 1187 एडी में, और उन्होंने यरूशलेम को भी जो है कैप्चर कर लिया। और जब इन्होंने कैप्चर किया तब लगभग 1 सेंचुरी तक जो है वो क्रिश्चियंस के अंडर यरूशलेम रह चुका था, लेकिन अब इन्होंने उनको हरा के और यरूशलेम जो पवित्र भूमि माना जाता था ये मुस्लिम्स के अंडर आ गया फिर से। लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल बात है, जैसा कि ज़्यादातर माना जाता है कि मुस्लिम्स अटैक करते थे फिर मार काट करते थे, यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया। क्रिश्चियंस ने तो यरूशलेम को कैप्चर किया तो काफ़ी सारे मुस्लिम्स को और ज्यूज़ को काट दिया था, लेकिन इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया क्रिश्चियन पॉपुलेशन का वो बहुत ही ह्यूमेन था, मानवीय व्यवहार उनके साथ इन्होंने किया। ऐसा तो हुआ था कि इन्होंने काफ़ी सारी जो वहाँ पे जो चर्च थे उनको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन इन्होंने किसी को वहाँ पे मारा काटा नहीं था। और क्रिश्चियंस का एक फेमस चर्च था वहाँ पे जिसको होली सेपल्चर के नाम से जाना जाता था, वो इन्होंने क्रिश्चियंस को सौंप दिया। क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी उस एरिया में रहती है जिसको इन्होंने मारा नहीं था, और बोले कि ये आपका सबसे मुख्य जो चर्च है होली सेपल्चर, इसको आप अपने अंडर रख सकते हो। लेकिन बाकी के जो चर्च थे उनको इन्होंने मॉस्क में, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। फिर थर्ड क्रूसेड हुआ 1189 एडी में, बट क्रूसेडर्स गेंड वेरी लेस, कुछ उनको फ़ायदा नहीं मिला। कुछ एरियाज जो थे पैलेस्टीन में और वो उनको मिले, और फ्री एक्सेस टू जेरूसलम उनको मिल गई क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को। मतलब ये जो थर्ड क्रूसेड हुआ था उसके बाद कोई ट्रीटी हुई थी, उसमें इनको अलाउड कर दिया कि वैसे तो टेरिटरीज़ तो कोई ख़ास इनको मिल नहीं पाई थी, पर ये बोल दिया कि जो क्रिश्चियंस हैं अगर वो पिलग्रिमेज के रूप में, पिलग्रिम्स के रूप में यहाँ पे यरूशलेम आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई मारकाट नहीं होगी। फिर इसमें ये मेंशन कर रखा है कि ये जो सलादीन थे इन्होंने तो क्रिश्चियंस को मारा नहीं था, और इन्होंने होली सेपल्चर की भी जो है कस्टडी उनको दे दी थी क्रिश्चियंस को। लेकिन एक मामलुक रूलर था जिन्होंने 1291 में क्रिश्चियंस को वहाँ से निकाल के
फेंक दिया था बाहर। और जो क्रूसेडिंग जो आर्मी थी वहाँ पे, जैसे जो उस एरिया में जो सेटल्ड थी, जो थर्ड क्रूसेड में इनको कुछ पैलेस्टाइन के जो एरियाज़ मिल गए थे, उसको जो है उस क्रूसेडिंग आर्मी को भी इन्होंने जो है वहाँ से निकाल के फेंक दिया। अब धीरे धीरे जो है यूरोप ने इस चीज़ के अंदर से कम्प्लीटली अपनी इंटरेस्ट ही जो है ख़त्म कर दी थी। और अब क्योंकि उनके जो इंटरनल पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट्स थी वो ही कुछ इस तरीके की हुई कि अब जो ये क्रूसेड्स थे इसका वैल्यू उनके लिए, क्रिश्चियंस के लिए कम हो गया। तो जो क्रूसेड्स थे उन्होंने बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा था क्रिश्चियनिटी और जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे उनके ऊपर। सबसे पहला तो ये था कि जो हार्श एटीट्यूड था मुस्लिम स्टेट का टूवर्ड्स इट्स क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स। मतलब अब ये जो क्रूसेड्स हुए थे उसके बाद मान लो इस एरिया में चाहे जैसे मुस्लिम रूलर्स हैं तो उस एरिया में रहते तो क्रिश्चियंस भी हैं, तो अब जो मुस्लिम रूलर्स थे वो हार्शली ट्रीट करते थे क्रिश्चियन जनता को जो उनके राज्य में रहती थी। ये क्रूसेड्स की वजह से इतनी बीटरनेस जो है उन दोनों के बीच में आ गई थी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि जो क्रूसेड्स में इतना ज़्यादा मारकाट हुई थी उसकी वजह से ही इतनी कड़वाहट जो है उनके मन के अंदर भर गई थी। और अब मुस्लिम रूलर्स को ऐसे लगता था कि जो क्रिश्चियंस हमारे अंडर रहते हैं, फॉर सिक्योरिटी पर्पस हमें उनको जो है थोड़ा सा टाइट तरीके से जो है डील उनके साथ करना चाहिए। दूसरा जो है इसका इन्फ्लुएंस था वो ये था कि अब जो है इटालियन जो व्यापारी थे, व्यापारी कम्युनिटीज़ थी ट्रेडर्स की, उनको बहुत ज़्यादा जो है ईस्ट और वेस्ट में जो है वो वैल्यू दिया जाने लग गया था। एज मर्चेंट एंड ट्रेडर्स वो उभर के आए। कौन? इटालियन रीजन के लोग। आगे पेज नंबर 90 पे फ्रैंक्स इन सीरिया टाइटल करके दे रखा है। इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल दे के ये बता रखा कि किस तरीके से जो है इनके रिलेशनशिप जो है अफेक्ट हुए थे क्रूसेड्स की वजह से। इसमें इसका भी एग्जांपल दिया कि किस तरीके से जो है जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको कैसे ट्रीट किया जाता था। और इसमें ये भी बताया कि जो फ्रैंकिश लॉर्ड्स थे ये सभी जो है एक जैसे नहीं होते थे, उनमें से कुछ अच्छे भी होते थे, कुछ बुरे भी होते थे, कुछ बिल्कुल हार्शली ट्रीट करते थे मुस्लिम पॉपुलेशन को और कुछ ने जो है अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया था। कुछ जो अर्ली क्रूसेडर्स थे जो फर्स्ट क्रूसेड में आए थे अब और उन्होंने जो सीरिया और पैलेस्टीन को कैप्चर कर लिया था तो वो इसी एरिया में सेटल हो गए थे। और जो अर्ली क्रूसेडर्स थे वो टॉलरेंट भी थे, वो इतने ज़्यादा फैनेटिक्स नहीं थे कि मुस्लिम्स को वो बिल्कुल ही जो है अपने एरिया से निकाल के फेंक दें, ऐसे वो नहीं थे। उसामा इब्न मुनकिद 12th सेंचुरी में थे, ये सीरियन मुस्लिम थे, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है जो इसमें आगे इन्होंने लिखा है। उन्होंने बोला है कि जो अर्लीस्ट कमिंग फ्रैंक्स थे वो थोड़े से बेटर थे, बेटर देन न्यू कमर्स, की जो नए क्रूसेडर्स आए हैं उनसे तो पहले वाले ही अच्छे होते थे, लेकिन वो एक्सेप्शन थे। उसके उनको देख के हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि सारे ही क्रिश्चियन जो क्रूसेडर्स थे वो बहुत अच्छे थे। इसमें इन्होंने बताया कि मैंने एक बार जो है अपने एक आदमी को भेजा एंटियोक में एक बिजनेस के लिए, तो उस टाइम एक ईस्टर्न क्रिश्चियन था जो कि मेरा फ्रेंड था। वहाँ पे उसके पास एंटियोक में बहुत ही ज़्यादा पावर थी। एक दिन उसने मेरे आदमी को बोला कि मेरा एक फ्रैंकिश फ्रेंड है, चलो हम उनके घर चलते हैं, उनका लाइफस्टाइल देख के आते हैं। तो वो उसके घर पे पहुँचे। वो एक नाइट था जो फर्स्ट क्रूसेड के साथ वहाँ पे आया था। अब वो रिटायर हो चुका था और एक पीसफुल लाइफ जो है वहाँ पे अपने स्टेट में वो
जी रहा था। तो इसमें उसने बताया कि उन्होंने तरह तरह के जो है टेस्टी फूड हमें ऑफ़र किए और बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सफाई से जो है वो भोजन हमें सर्व किया गया। तो ये कहता है जो ट्रेडर था कि सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था, मैंने थोड़ी सी अनिच्छा जताई खाने के लिए, लेकिन फिर उस नाइट ने बोला कि इसको मन भर के खा लो, मैं ये फ्रैंकिश फूड नहीं खाता, ये मैंने सिर्फ आपके लिए बनवाया है। फिर इन्होंने जो है वो खाना खा लिया और उसके बाद ये बाहर निकल आए। तो जब ये बाहर निकल के मार्केट में पहुँचे तो इन्होंने देखा कि एक इजिप्शियन औरत आई एक फ्रैंकिश औरत आई और आके उसने जो है इसका गला पकड़ लिया और कुछ अपनी भाषा में बोलने लग गई जो इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी सारी जो भीड़ है वहाँ पे इकट्ठी हो गई, वो भी सारे फ्रैंक्स ही थे और अभी इसको ऐसे लगने लग गया था कि मेरा अंत जो है बिल्कुल पास है, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो सेम मोमेंट पे वही नाइट आया जिसके यहाँ ये खाना खा के आए थे, मिल के आए थे, तभी वो आया और उन्होंने जो है उस औरत से पूछा कि तुमने इस मुस्लिम का गला क्यों पकड़ रखा है, तुम क्या चाहती हो। तो औरत ने बोला कि इस बहुत गुस्से में आके बोला उसने कि इन्होंने मेरे भाई हुर्सो को मारा है। हुर्सो जो है एक क्रूसेड में ही मारा गया था। फिर वो नाइट जो है गुस्से में आकर चिल्लाता है, बोला कि ये एक मर्चेंट है, ये एक बुर्जोसी